Hello friends and students, welcome to पूजा खत्रीज चैनल। आज हम बहुत ही अरसे के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी ह्यूमन स्केलेटन। जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्ट है किसके ऊपर, बोन एंड कार्टिलेजेस के ऊपर। ओके, अब देखिए जो हमारा स्केलेटन होता है ना बॉडी का, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। तो हमारा जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, वो स्केलेटन बना होता है बोन और कार्टिलेजेस का। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे बोन की एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेजेस को। अच्छा, बोन्स की अगर हम बात करें, या बोन से पहले हम बोन और कार्टिलेजेस की स्टडी की बात करें, तो बोन और कार्टिलेजेस की स्टडी को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ओके, सो लेट्स सी के स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर हम बोन को कहें तो बोन जो है एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। ये एक सख्त स्ट्रक्चर होता है बोन, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ में और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, कार्टिलेजेस है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, अरिपोस टिश्यूज़ हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये हार्ड होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ, तो बोन का ये वाला हिस्सा एपिफाइसिस और ऊपर वाला हिस्सा जो चौड़ा होता है ये भी एपिफाइसिस कहलाता है। चौड़े जो बोन के पोर्शंस होते हैं उसे एपिफाइसिस कहते हैं, और जो बीच वाला शेफ्ट होता है इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस। ठीक है, अच्छा, अगर हम बोन की डिटेल स्ट्रक्चर देखें, बोन की डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम। सबसे बाहर वाली लेयर जो पूरे बोन को कवर करती है उसे कहते हैं पेरीओस्टियम। पेरियोस्टियम के बाद अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें दूसरी एक लेयर मिलती है जिसे हम कहते हैं एंडोओस्टियम। पेरियोस्टियम जो बिल्कुल सराउंड करती है इसको, और अंदर की तरफ जो जाते हैं तो वो बोन कहलाती है एंडोओस्टियम। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि ये एपिफाइसिस है और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमें कहलाता है डायाफाइसिस। तो अब हम जब डिटेल में जाते हैं इसके, तो हमें क्या नज़र आता है कि जो एपिफाइसिस है जहाँ पर डायाफाइसिस से मिलती है, तो जहाँ पर एपिफाइसिस डायाफाइसिस से मिलती है उसके बीच में यहाँ पे दरमियान में एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। और जो बोन्स जिसमें अभी तक ग्रोथ होनी है, तो उस ग्रोथ वाले एरिया में, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने शो नहीं करवाया है, लेकिन जहाँ पर जिस बोन की ग्रोथ होनी होती है तो उसके अंदर जहाँ पर एपिफाइसिस एंड होता है वहाँ पर एक लाइन होती है, एक प्लेट होती है जिसे कहते हैं एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट, एपिफाइजल प्लेट बिल्कुल एपिफाइसिस वाले इस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर होती है। और वो प्लेट किस लिए होती है, वो प्लेट होती है बोन की उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए, कि वो अगर बोन अभी तक ग्रो कर रहा है, ग्रोथ पीरियड में है, जैसे कि 18-19 तक हमारा बोन जो है वो ग्रो करता रहता है, तो तब तक हमारे पास यहाँ पर प्लेट होती है एपिफाइजियल प्लेट, वो पाइजियल प्लेट ग्रोथ करती है। लेकिन जैसे ही हमारी ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है, जैसे 18, 19, 20 के बाद, वो एपिफाइजियल प्लेट जो होती है वो ओसीफाई हो जाती है। ठीक है, ओके। अगर हम बोन के इस शेफ्ट पोर्शन में देखें तो हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसकी हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है येलो बोन मेरो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस शेफ्ट के अंदर यानी डायाफाइसिस के अंदर, मेडुलरी रे के अंदर एक येलो कलर का बैरो पाया जाता है जिसे हम कहते हैं येलो बोन मेरो। जो कि ये नज़र आता है येलो क्योंकि उसमें फैट स्टोर हुआ होता है, तो उसे हम येलो बोन मेरो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंटर में, फिर दरमियानी साइड्स पे देखें, ज़्यादातर अमाउंट आप देखें यहाँ पर जो हमें एपिफाइसिस नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें स्पॉन्जी बोन नज़र आ रहा है। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर हमें नज़र आता है रेड बोन मेरो, जो कि आपको पता होगा कि रेड बोन मेरो किस लिए होता है। रेड बोन मेरो होता है
ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आरबीसी से हैं, डब्ल्यूबीसी से हैं, प्लेटलेट्स से, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए जो मैरो है वो रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। अब स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन क्या है? कॉम्पैक्ट बोन काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, मसलन कि जो बोन है उसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, तो उसकी वजह से वो बोन कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। और आपको पता है कि कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो हमें जो साइड्स हैं, यानी कि इस बोन की जो पेरीफ्री है, पेरीफ्री यानी किनारे हैं, साइड्स हैं, यहाँ पर साइड्स में ये हमें बोन नज़र आती है कॉम्पैक्ट। और जो बीच वाला हिस्सा एंड अमूमन जो हमारे पास ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन का हिस्सा होता है वो ये एपीफाइसिस वाला एरिया होता है। तो ये एपीफाइसिस वाले एरियाज यहाँ पर एंड वाले, और उसके अलावा मेडुलरी रे को छोड़कर साइड्स जो है पेरीफ्री, वहाँ पर हमें स्पॉन्जी बोन मिलता है। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो मटेरियल डिपोजिशन होती है वो इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती है, लेस डेंस होती है, तो उसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन की अपीयरेंस कुछ यूँ होती है कि इनके अंदर आपको हनी कॉम की तरह के जो है ना सुराख्स नज़र आते हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे आपको मिल जाएगा टर्मिनल ब्रॉडर पार्ट इज नोन एज एपीफाइसिस एंड द मिडिल एंड द लॉन्ग पार्ट लेंथ इन बोन इज नोन एज ए डायाफाइसिस और शाफ्ट विच इज ऑल्सो कंटेन फिल्ड कैविटी दैट इज येलो बोन मैरो। तो ये वाली बात कर रहा है कि जो शाफ्ट है वो बीच से सेंट्रल कैविटी कहलाती है या मेडुलरी रे कहलाती है, उसमें येलो बोन मैरो होता है। इसके बाहर बिल्कुल बोन के एग्जैक्टली बाहर जो आउटर कवरिंग होती है टिश्यूज़ की बनी हुई थिक मोटी सी कवरिंग होती है, उसे पेरियोस्टिम कहा जाता है। और उसी के अंदर रीजन में जो कवरिंग होती है वो एंडोस्टिम आती है। ओके, तो एंडोस्टिम को अगर हम फर्दर देखें तो उनके पास पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट यानी कि जो साइड्स हैं उनके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन होता है, और उसका जो इनर पोर्शन होता है उसके अंदर हमें स्पॉन्जी मास नज़र आता है, तो स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ज़्यादातर हमें स्पॉन्जी बोन कहाँ नज़र आता है? एपीफाइसिस वाले एरिया, मीन्स के ये वाले जो बोन्स के एंड्स हैं, यहाँ पर ये वाला एंड यहाँ कहा गया है रेड बोन मैरो जो है वो इज ऑल्सो फाउंड इन दी स्पेस ऑफ दी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के जो स्पेसिस हैं, ये कैविटीज बनी हुई हैं, नज़र आ रहा है आपको, तो इसी के अंदर रेड बोन। अगर हम बोन की ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम एक बोन को क्रॉस सेक्शन में कट करें, मतलब कि इस बोन को यहाँ से हम कट कर दें, यहाँ से हम कट लगा दें, तो उसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा हमें। ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनली दिखा रहे हैं हमें ना। जब इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, देखें जैसे कि ये कॉम्पैक्ट बोन को दिखाया भी गया है, लेकिन इसकी अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो हम दूसरे पेज पर उसको समझते हैं जी। तो ये कट क्रॉस सेक्शन है बोन का, ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं बोन का तो हमें कुछ यूं इस तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। इस हर एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? इस हर एक यूनिट को ऑस्टियोन या फिर इससे हैवर्डियन सिस्टम कहा जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऑस्टियन या हैवर्डियन सिस्टम, ऑस्टियन अगर आप देखें तो ऑस्टियन जो है ना वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बोन का। दैट मीन्स कि बोन जो है जो बना हुआ है वो ऑस्टियन से बना हुआ है। लेट्स सी ऑस्टियन किससे बना हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ हैवर्डियन सिस्टम। इसे हैवर्डियन सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसे हैवर्डियन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हैविस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये सिस्टम, या हम यूँ कहें कि ऑस्टिन के बारे में हमें मुतारफ़ करवाया था, तो दैट्स वाई उन्होंने नाम रखा हैवर्डियन सिस्टम। सो हम क्या करेंगे, एक ऑस्टियन को यहाँ पर डिटेल में अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमें। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं। ये रिंग्स, एक रिंग, दूसरी रिंग, फिर नीट में रिंग, वो कई सारी ऐसी रिंग्स होती हैं। जब इन रिंग्स को हम देखते हैं तो ये रिंग्स क्या कहलाती हैं? ये रिंग्स लैमिलाए कहलाती हैं। ये रिंग्स कहलाती हैं लैमिलाए। ओके, फिर यहाँ पर भी आपको रंग नजर आ रही है, रिंग्स लैमिलाए। तो इस लैमिलाए और इस लैमिलाए के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस खाली नहीं है। इस स्पेस को क्या कहते हैं? स्पेस को कहते हैं मैट्रिक्स। स्पेस में मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअली में प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। इसमें प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन? कोलाजिन प्रोटीन। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है,
और आपने सुना भी होगा कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर जो है वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू बोन उसको क्या करता है, सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। मोर एवर ओके, तो ये लेमिलाए हो गया। उसके बाद स्पेस जो है लेमिलाए के दरमियान का उसे मैट्रिक्स कह दिया। फिर हमें क्या नज़र आ रहा है कि इस लेमिलाए के अंदर हमें छोटी छोटी कैविटीज़ नज़र आ रही हैं इस तरह की। ये कैविटीज़ क्या कहलाती हैं? इस कैविटीज़ को कहते हैं लेक्यूना। लेक्यूनाए बहुत सारी होंगी तो लेक्यूनाए कहेंगे, एक है तो लेक्यूना कहेंगे। ये चैम्बर या कह लें कि कैविटी है जो इस लेमिलाए के अंदर अरेंज्ड होती हैं। देखें यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है कि लेमिलाए के अंदर कैविटीज़ हुई हैं। तो ये कैविटीज़ हैं लेक्यूनाए। फिर इस लेक्यूनाई के अंदर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं रेड कलर से। ये रेड कलर के डॉट्स क्या शो कर रहे हैं? ये हैं ओस्टियोसाइट्स। अब ये ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं और उसके अलावा और दो टाइप के सेल हैं, वो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को समझने के बाद। ओके, फिर यहाँ पर हमें बीच में एक केनाल नज़र आ रही है। ये बिल्कुल ऑस्टियन के बीच में केनाल होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल के अंदर से गुजरती हैं ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और न्यूरॉन्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि बोन जो है उसको ब्लड वेजल की सप्लाई भी है, उसको लिम्फेटिक वेजल की भी सप्लाई है, उसके अंदर से वहाँ से न्यूरॉन सप्लाई भी है। तो जो न्यूरॉन्स और जो ब्लड वेजल सप्लाई है या लिम्फेटिक वेजल सप्लाई है वो कैसे गुजरती हैं? तो इन ऑस्टियोन के बीच में केनाल होती है, सेंट्रल केनाल, इससे पास होती हैं। ओके, आफ्टर दैट ये वाली लेक्यूना आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरह से ये लेक्यूना आपस में कनेक्टेड है। तो जिस स्ट्रक्चर से ये आपस में कनेक्टेड है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैनालिक्यूलस। इसे कहते हैं कैनालिक्यूलस। कैनालिक्यूलस क्या करता है? इन लेक्यूना को आपस में कनेक्ट करता है और इन क्यूलस के अंदर ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, इन्हीं के अंदर क्या गुजरता है? इन्हीं के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड गुजरता है जो कि यहाँ से यहाँ तक गुजरता है और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कैनालिक्यूलस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है ऑस्टियोन का। तो क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑस्टियोन्स नज़र आ रहे हैं। उस ऑस्टियोन को हैवेरियन सिस्टम कहा था। एक ऑस्टियोन को हमने डिटेल में देखा तो हमें लेमिलर स्ट्रक्चर्स, रिंग्स एंड रिंग्स नज़र आती हैं। तो हर एक रिंग को अगर हम देखें तो इसे लेमिला कहते हैं। इस रिंग्स के अंदर हमें चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हमें लेक्यूना कहा था और इन्हीं लेक्यूना के अंदर हमें नज़र आ रही हैं सेल जिन्हें कहते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। इसी ऑस्टियोन के रिंग एंड रिंग वाले स्ट्रक्चर में बीच में हमें नज़र आती है केनाल जिसे हम कहते हैं सेंट्रल केनाल, जिसमें से ब्लड वेजल, लिम्फेटिक वेजल्स और न्यूरॉन्स यहाँ से पास होते हैं। फिर लेक्यूना से कनेक्टेड है आपस में एक कनेक्शन के थ्रू जिसे हम कह रहे हैं कैनालिक्यूलस। इस कैनालिक्यूलस में क्या गुजर रहा है? इस कैनालिक्यूलस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो पास हो रहा है जो इस लेक्यूना के ऑस्टियोसाइट्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा था लेमिला के दरमियान में स्पेस में खाली नहीं है, ये स्पेस नहीं है, ये मटेरियल से फिल्ड है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कोलेजन प्रोटीन से बना होता है और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो हमारे पास बोन के अंदर 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि ऑस्टियोजेनिक सेल से ही ड्राइव होते हैं, जिन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सबसे पहले बनने वाले सेल्स हैं जिन्हें हम बोन फार्मिंग सेल्स कहते हैं, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल्स हैं जो कि क्या सिंथेसाइज करते हैं, जो द ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फार्मिंग सेल्स that synthesize and secrete the unmineralized ground substances, यानी कि ये वो सब्सटेंस जैसे कोलाजन को प्रोड्यूस करते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस का यहाँ पर मुराद है, ये एक बात कर रहा है कोलाजन की। कोलाजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं। वो कोलाजन अनमिनरलाइज्ड, दैट मीन्स कि उसके अंदर
अभी तक कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट नहीं किया हुआ है, तो उसे हम कह रहे हैं अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस। बाद जब ये मटेरियल जैसे कि ये ग्राउंड सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, फिर वो अपने इर्द गिर्द जब सराउंड कर लेता है तो वो मैच्योर सेल्स ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ओस्टियोसाइट्स मेंटेन दी healthy bone tissues by secreting enzyme and influencing the bones minerals content। ओस्टियोसाइट्स हम मैच्योर बोन सेल्स को कहते हैं जो बोन टिश्यूज की हेल्थ को मेंटेन करते हैं एंजाइम सीक्रेट करके और मिनरल्स की डिपोजिशन करवा के, यानी कि बोन को इन्फ्लुएंस करता है कि वो कैल्शियम फॉस्फेट को उसमें डिपॉजिट करे ताकि बोन जो है वो हार्डन हो जाए, सख्त हो जाए, ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा बोन्स में जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं ये कैल्शियम की रिलीजिंग को भी रेगुलेट करता है फ्रॉम बोन टिश्यूज टू द ब्लड। ओके, तो ये हैं हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स। बेसिकली ये सेल यूँ समझें कि ये स्टेम सेल हैं, ये स्टेम सेल हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं वो सब स्टेम सेल से आते हैं। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल से आए हैं जो कि बाद में डेवलप होंगे ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, और ऑस्टियोब्लास्ट बाद में जाकर मैच्योर होंगे ऑस्टियोसाइट्स के अंदर, और इनमें मिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लास्ट हमारे पास है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये बोन की डिस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं या फिर बोन की रिजॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब आपने एक टर्म सुना होगा रीएब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर टर्म है रिजॉर्प्शन, तो दोनों का मतलब अलग है। देखिए रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मसलन कि आपने देखा ब्लड वेसल है, सही है, ब्लड है, तो ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम मौजूद होता है, सही है। अब जब बोन में कैल्शियम की ज़रूरत है तो ब्लड से वो कैल्शियम जाएगा, बोन्स में डिपॉजिट होगा, तो इसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए बोन से कैल्शियम निकाला जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम को बोन से निकालकर ब्लड में डाला जाए तो उस अमल को हम रिजॉर्प्शन कहते हैं। और ये रिजॉर्प्शन का काम कौन करता है, रिजॉर्प्शन का काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो दैट ब्रेक डाउन द बोन एंड डिपॉजिट द कैल्शियम फॉस्फेट इनटू द ब्लड। सो द वर्क ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बोन। क्या होता है जब इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है, फिर बोन की हीलिंग करनी होती है, तो जो पुराना वाला बोन होता है, जो जिसके पीसेस जो लेट्स सपोज फ्रैक्चर हुआ है या बोन ब्रेक हुई है, तो उसके जो चंक्स जो पीसेस निकलते हैं उन पीसेस को क्लियर करना, उनको वहाँ से साफ करना, या कैलस जब बनता है तो उसको वहाँ से रिमूव करना, उसके लिए ऑस्टियोक्लास्ट परफॉर्म करते हैं काम। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, जो भी टुकड़े वगैरह टूटे हुए बोन के होते हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ से डिसॉल्व कर देते हैं और उसकी जगह पे ऑस्टियोसाइट्स आते हैं और वो रिपेयर करने का काम करते हैं और वहाँ पर नए बोन बना देते हैं। सो दिस इज इट। ये था ह्यूमन स्केलेटन का सबसे पहला कंपोनेंट बोन।